हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं इस वीडियो पे नया देख रहे हैं, सॉल्यूशंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने सॉलिड स्टेट ख़त्म कर दिया है, सारे न्यूमेरिकल्स भी उसके कवर हो चुके हैं, सारे मल्टीपल चॉइस भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करवा दिए। तो सॉलिड स्टेट में अगर कुछ भी डाउट होता है तो सारे वीडियो देखें। लगभग 4-5 वीडियो में मैंने पूरा CT लेवल तक का जो भी सॉलिड स्टेट में आता है वो हमने कवर कर लिया हुआ है। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशंस जो चैप्टर है, पहले इसी चैप्टर को अगर प्रीवियस पोर्शन में हम लोग देखें तो अभी तो मॉडिफाई हुआ है थोड़ा सा, बट अगर प्रीवियस वीडियोस में अगर हम प्रीवियस पोर्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ये चैप्टर एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे तो नए वाले पोर्शन में हम लोग इसको क्या नाम दे रहे हैं, सॉल्यूशंस, राइट। और इसके पहले अगर हम लोग देखें तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दोनों भी एक ही चीजें हैं। मे भी किसी किसी बुक्स में कॉलिगेटिव वर्ड भी वो लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ सॉल्यूशंस लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड है क्या चीज। ठीक है, कॉलिगेटिव जो वर्ड है ये एक वर्ड से बना हुआ है, दैट इज कॉलिगेटस। कॉलिगेटस अब जानते हो ना कि जितने भी अजीबोगरीब नाम हैं वो सब सारे ग्रीक या लैटिन से लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगेन ये सिंपल सा लॉजिक है। कॉलिगेटस जो वर्ड है वो एक तुम बोल सकते हो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो गया कि मान लो हम लोग के पास खाली एक सॉल्वेंट है, राइट। तो ये सॉल्वेंट जो जनरली है ना, ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मतलब उसका जो भी बिहेवियर होगा, जो भी कंपोजिशन से बना होगा वैसे वो बिहेव करेगा। लेकिन इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसमें कोई ऐसी चीज ऐड कर दूंगा जो कंप्लीटली क्या कर देगा मालूम है। अब जैसे ही सॉल्यूट हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं ये एक टाइप का सोल्यूशन बना देता है, बराबर है। बट जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी, जो भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी, वो अब किसी भी एंगल से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, राइट। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है जब भी उसमें हम लोग कोई दूसरी चीज ऐड कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो बोलने का ये मतलब है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या, पहले सॉल्वेंट की खुद की प्रॉपर्टी थी उसको मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता, बट जब जैसे ही मैंने सोल्यूशन बनाया अब सोल्यूशन क्या शो कर रहा है मुझे, कलेक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है विच इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। करेक्ट है। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होती हैं तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। वो सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कभी ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है तो उस पर लिखा होता है हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल। या मान लो ट्रक्स वगैरह पे तुमने लिखा हुआ देखा होगा कि ऑक्सीजन गैस ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो उस पर हाईली फ्लेमेबल लिखा होता है। बट उन्हीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जब वाटर बनता है तो उस वाटर को हम लोग आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना तो एक्चुअल में जो उसकी प्रीवियस प्रॉपर्टी होती है इन देयर एटॉमिक फॉर्म इट विल गेट कंप्लीटली चेंजेस, राइट। वो उसमें कहीं ना कहीं हमको क्या चेंज देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिलहाल ये वर्ड अपने शायद बुक वगैरह में नहीं दिया होगा तो बात की बात है। बट सोल्यूशन जो चैप्टर है पूरा का पूरा सोल्यूशन पहले बोला जाता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब इसको नया नाम मिला है सोल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेजरली हमको पढ़ना क्या, देखो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दी हुई होंगी जो क्या करेंगी। देखो कभी भी जब सोल्यूशन बनता है तो उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब सॉल्वेंट में ऐड हो जाएं, कोई अननोन सॉल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में ऐड होता है तो वो पूरे सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को बदल के रख देता है। दैट इज ये पूरे चैप्टर में हमको सोल्यूशन की ही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूशन को चेंज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया देते हुए चलूंगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले
तो जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, राइट, सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो होना चाहिए। अब दूसरा चीज क्या आता है इसमें? सॉल्यूट का पार्ट आता है, ठीक है। बट सॉल्यूट जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, ठीक है। मेजरली दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखने जाओगे तो अगर सब टॉपिक्स इसके हम लोग उठाए तो और भी ज़्यादा, बट हमारा पोर्शन किस में डील करता है वो मैं आपको बताते चलूंगा। सॉल्यूट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो हो जाते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेगी, फिलहाल थोड़ा सा समझ के रखो। सॉल्यूट दूसरे क्या हो जाएंगे अपने पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डाल दें, ठीक है, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो ये जो सोल्यूशन बनाएगा ना, उसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डालें और एक सोल्यूशन बनाएं, तो उसमें कोई भी आयन नहीं मिलेगा। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर सोल्यूशन, राइट। और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सोल्यूशन। फर्क क्या है कि मैंने NaCl लिया और इसको वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर में ऐड करते ही मुझे Na+ और Cl- के एक्वस फॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों टाइप के सोल्यूशन मैं बता क्यों रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैंने वाटर में डाला और एक कोई तो ग्लूकोज का सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। फर्क क्या है दोनों सोल्यूशन में, ये देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक हमको समझ में नहीं आता है कि सोल्यूशंस में ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों वैल्यूज बढ़ जा रही है, वहाँ क्यों वैल्यूज बढ़ जा रही है। तो पहले तो ये ध्यान में रखो, NaCl हमारा एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl अगर हम लोग ने 1 मोल यहाँ पे लिया, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट में Na+ का भी 1 मोल मिल जाता है और Cl- का भी 1 मोल मिल जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमने तो सोल्यूशन बनाया था 1 मोल का, बट मेरे को सोल्यूशन बनने के बाद कितने मोल मिल रहे हैं? 2। जबकि ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज अगर तुम यहाँ पे 1 मोल ले रहे हो, तो सोल्यूशन भी क्या करता है? 1 मोल ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये चीज डिसोसिएट नहीं होती है। बट जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएशन चालू कर देते हैं, तो उनके मोल्स बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना चैप्टर है, वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डील करता है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हमको अभी फिलहाल में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आएंगे तो वो तुम्हारे कैलकुलेशन में बड़े चेंजेस लेके आते हैं। मतलब जो भी तुमने कैलकुलेशन वगैरह किया हो, वो तुमको चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में सोल्यूशन जो चैप्टर है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से डील करता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 मोल अगर यहाँ पे, तो सोल्यूशन में भी क्या होगा? 1 मोल ही होगा। उसी के बेस पे कैलकुलेशन होगा। चैप्टर के एंड में एक टॉपिक आएगा वेंट ऑफ फैक्टर करके, वो थोड़े से फॉर्मूले में चेंजेस करेगा, बट वो एट द एंड अपने को देखना है। बट मैक्सिमम जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बेस्ड ऑन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज? देखो, मैंने क्या बोला? कलेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये कलेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सॉलिड को जब हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब। तो हमको कितने टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बोल लो या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है। कितनी? बहुत बार मल्टीपल चॉइस में सीटी में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जितनी प्रॉपर्टीज में लिखा दे रहा हूँ, दैट आर ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके अलावा कुछ पूछता है तो उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी चीज को में एक छोटा सा टॉपिक और हमको मिलता है, दैट इज रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे।
दूसरा हमारे पास आ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका खुद का सिंबॉलिक फॉर्म भी है, तो इसको डेल्टा टी बी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पूरे चैप्टर में। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको लिखोगे डेल्टा टी एफ से। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, जिसको हम लोग पूरे चैप्टर में पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिर्फ चार ही चीजें हैं सॉल्यूशन चैप्टर में जिनको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। इसके अलावा कुछ भी बोलता है, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, तो आंसर है नहीं, राइट। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगेन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अगर किसी ने मेरे को बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर है नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेवेंथ अगर किसी ने मेरे को बोल दिया कि क्या ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर है नहीं, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लो, ये चारों हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट उनको नहीं बोल देंगे। ठीक है, अब इन चारों का मतलब क्या है, देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, राइट, ये कुछ वेपर्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देता हूं। ठीक है, कोई सॉल्वेंट था जिसको हम लोग हीट कर रहे थे, तो कुछ वो वेपर जनरेट कर रहा था, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो क्या इसका वेपर प्रेशर अभी भी इतना होगा क्या, तो इनसे जो सोल्यूशन बनेगा क्या उसका वेपर प्रेशर सेम होगा, तो आंसर है नहीं। क्यों, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करेंगे, जब सरफेस एरिया को कवर करेंगे तो जो वेपर निकल रहे थे अब उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, वो वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, इसीलिए सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो फाइनली क्या होगा, कम होगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, ना कि अमाउंट पे। सॉल्यूट का नेचर है वो वेपर प्रेशर को कम कर देगा, डालो तो वो वेपर प्रेशर को घटा देगा सोल्यूशन के, दैट है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगेन सेम चीज है, देखो मेरे पास कोई सॉल्वेंट था, अगर इन टर्म्स ऑफ वाटर में बात करूं तो 100 डिग्री पे क्या होने लगता है, बॉइल होने लगता है। इसको तुमने हीट किया, ये बॉईल होने लग गया और ये वेपर्स जनरेट कर रहा है, या वेपर्स जनरेट कर रहा है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि 100 डिग्री पे वाटर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि इसी में मैं कोई सॉल्यूट डाल दूँ, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट उठा के डाल दूँ, फिलहाल चैप्टर अपना नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डील करता है, तो मान लो ग्लूकोज डाल दो या शक्कर उठा के डाल दो, तो क्या ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट को उतना ही रहने देगा क्या, नहीं, सीधी सी बात है। अब सॉल्यूट के आने के बाद हमको और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉईल होगा, क्योंकि एक नई चीज भी क्या हो गई है उसके अंदर आके ऐड हो चुकी है। तो अब जो पहले का बॉइलिंग पॉइंट था हमारा, अब उसमें क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेशन देखने को मिल रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सॉल्यूट के एडिशन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट अगर मैं वाटर को कंसिडर करूं, बराबर है, कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, 0 सेंटीग्रेड पे वाटर जनरली क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर मान लो मैं शुगर वगैरह ऐड कर दूं, ठीक है, मेरे पास प्योर वाटर था, 0 सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जा रहा है, सिंपल सा फ्रीज हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं उसी में शुगर डाल के उसको मिक्स कर दूं, तब अगर उसको मैं 0 सेंटीग्रेड पे लेके जाऊं तो क्या वो फ्रीज होगा क्या, तो आंसर है नहीं। अब तुमको उसका जो टेम्परेचर है अब नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा। तो ये दिख रहा है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में तुमको और डिप्रेशन लाना पड़ रहा है, मतलब और नीचे जाना पड़ रहा है जब सोल्यूशन बनाते हो तब, ठीक है। तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे फर्क डाला किसने, सॉल्यूट ने डाला, राइट है। तो कलेक्टिव प्रॉपर्टी जो निकल के आती है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक चीज का अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट बताऊं तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। कॉलिगेटिव का मतलब भी होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, क्लियर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह थोड़े से लेंदी टॉपिक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हुआ। फिलहाल में ये जो चार प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इन्हीं चार प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ और टॉपिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे 11th में हमने पढ़ा हुआ है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर मोल फ्रैक्शन। ये सारे टॉपिक एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, फिर इस चैप्टर में हम लोग आगे आगे चलेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक जब तक कवर नहीं होंगे तब तक देखो न्यूमेरिकल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन में पागलपन सवार हो जाएगा तुम्हारे सर पे कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। तो हर एक छोटे मोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करते हुए चलते, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। अब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन दो टाइप के हो जाते हैं हमारे पास। सोल्यूशन एक क्या हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, एक क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, राइट। एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड। फर्क क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड में? बहुत लोग को तो यही डाउट होता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। लैब में जाते हैं केमिस्ट्री लैब में तो दो टाइप के एसिड रखे होते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन लिखा होगा, डाइल्यूट HCl लिख देगा या डाइल्यूट H2SO4 लिख देगा, दूसरे पे लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम लोग देखोगे ना कभी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में से ऐसे धुआं निकलते हुए दिखेगा, जबकि डाइल्यूट वाला ऐसे पानी जैसा कहीं पे साइड में फेंका होगा, उससे किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन में मेजर डिफरेंस देखो क्या है, क्योंकि सोल्यूशन किससे बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें भी मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर ही लिया हुआ है, ठीक है। मेरे को एक HCl का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। HCl का सोल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, तो मैं बहुत कम अमाउंट इसका यूज करूंगा। मान लो 5 ग्राम अगर मैंने इसमें डाल दिया HCl के पाउडर का, तो एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना। और अगर इसी को मैं बढ़ा के 50 ग्राम कर दूं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो सॉल्वेंट को मैंने सेम रखा है, मैं सॉल्यूट के अमाउंट को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा ऐड कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, कम ऐड कर रहे हो तो डाइल्यूट, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जैसे हमारे घर पे खाना बनता है तो कभी नमक कम ज़्यादा हो जाता है ना, नमक कम हो गया अगर, राइट, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। नमक बढ़ गया तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो एक बार कम होगा तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर लेते हैं। बट ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बच गया तो फिर लफड़ा वगैरह चालू हो जाता है घर पे। क्लियर हुआ दोनों चीज़ों का, दोनों का मतलब समझा। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूट बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेटेड, कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। अब सोल्यूशन बनाने के लिए हमने पहले क्या देखा था कि हमारे पास क्या चाहिए हमको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट को तो मैंने क्या रख दिया, कॉमन कर दिया। मतलब एक्चुअल जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो डिसाइड कौन कर रहा है, सॉल्यूट डिसाइड कर रहा है कि वेदर वो डाइल्यूट बनाएगा उसको या कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, या इस चैप्टर में अपने को कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, उनको लिख लो सबसे पहले। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, इसको W/W करके भी रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हो जाता है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको V/V करके भी लिखेंगे। इसमें एक थर्ड टॉपिक आ जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास, तो इसको हम लोग V/W करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास एक मोल फ्रैक्शन। अगर हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं ना तो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिफ्थ आ जाता है हमारे पास मोलैरिटी। इसको हम लोग पूरे चैप्टर में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है मोलालिटी, ठीक है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे से चैप्टर में जब जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो ये चीज़ें मैं खाली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, तो लिखते ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैंने किस चीज़ को एक्सप्रेस किया हुआ है। सेवेंथ अगर हम लोग देखें तो इसमें नॉर्मेलिटी आ जाता है, नॉर्मेलिटी इज कैपिटल एम, ठीक है। आठवां देखोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं जो हमको पता होने चाहिए। फिलहाल ये सारी चीजें बेसिक हैं इसकी। अब इसमें से भी अगर कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने हैं या कौन से इंपॉर्टेंट है पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज बाय मास, वॉल्यूम, ये मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ का यहाँ पे इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इतने टॉपिक तो अपने को आने ही चाहिए। 90% जो टॉपिक हैं, अगर मैं तुमको सिंपल सा बोलूँ तो 90% अगर इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ये तो कैसे भी करके अपने को पढ़ना ही है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आती है तो सॉल्यूशंस हमको नहीं आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक टॉपिक करके हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। हर एक टॉपिक पे मैं बताते हुए उसका फॉर्मूला बताते हुए न्यूमेरिकल्स भी कराते चलूंगा, तो एक बार लिख लो इसको, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक चालू हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, W बाय W, परसेंटेज के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ अपने को मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, देखो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हो तो इंटू 100 कर दोगे, सिंपल सा। तो W बाय W का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ऊपर क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्लियर है। इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, ये हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। यहीं से दूसरा हमारे पास निकल के आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज V बाई V परसेंट, ठीक है। सेम चीज़ें, खाली यहाँ पे हम लोग किस में डील कर रहे हैं, मास में डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किस में डील करेंगे, वॉल्यूम में। कहीं पे V बाई V परसेंटेज लिखा हुआ दिख रहा है तो इसके आगे आंख बंद करके लिख दोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, किसी को कुछ तकलीफ यहाँ तक ये दो फॉर्मूले में? नहीं, देखो सिंपल से फॉर्मूले होते हैं और आराम से न्यूमेरिकल आएगा, बट इस पे ऐसा एक्सपेक्ट मत करके चलो कि 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। सिंपल सिंपल 1 या 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल या इवन मल्टीपल चॉइस वगैरह यहाँ से अपने को पूछते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, इन चीज़ों का सिंबॉलिक फॉर्म याद रखना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग बना तो देते हैं, इससे एक सोल्यूशन बना दोगे, राइट। तो अगर मैं बोलूँ सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, तो हमारे पास है सॉल्वेंट, क्योंकि इसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू तुम्हारे सॉल्यूट, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो प्रेशर अगर मैं इस चैप्टर में लिख रहा हूँ, ठीक है, बुक्स वगैरह में भी ऐसा ही होता है और एक्चुअल में ये फॉर्मेट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें जो मेजर पार्ट होगा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे प्रेशर लिखना है
तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, इसको लिखेंगे P1 और इसको लिख दोगे P2। समझा क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि मेजर पार्ट सोल्यूशन में किसका है, सॉल्वेंट का है, तो इसको पहला रेफरेंस दो, इसको सेकंड रेफरेंस दो। अब जो भी चीजें लिखनी है चैप्टर में, ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि मुझे वॉल्यूम लिखना है तो इसको क्या लिख दूँ V2, इसको क्या लिख दे V1, ठीक है। मोल्स लिखना है मुझे, ये क्या हो जाएगा N2, ये क्या हो जाएगा N1। मेरे को टेम्परेचर लिखना है इनके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा T2, ये क्या हो जाएगा T1, ठीक है। मुझे मान लो मास लिखना है इनका, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास एक्चुअल में मास इज वेट, ठीक है। तो ये सिंबल ध्यान में रखो, इसको हम लोग लिखेंगे W2, इसको लिखेंगे W1, ठीक है। मोलार मास अगर लिखना है, एक्चुअल में मैंने मास को W इसीलिए लिखा क्योंकि मोलार मास और मास में कंफ्यूजन ना हो, इसको हम लोग M2 लिखेंगे और इसको M1 लिखेंगे, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब है ओवरऑल कि जो भी प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी लिखो तो पहले सॉल्वेंट को रेफर करो, उसके बाद सॉल्यूट को। तो इनकी प्रॉपर्टी को सबको 2 के फॉर्म में लिखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी को सबको 1 के फॉर्म में। चैप्टर में भी एज इट इज दिया हुआ है, तो यही ऑर्डर फॉलो करो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट अगर एग्जाम में तुमको इसको 1 करना है तो ले सकते हो, बट वहाँ पे मेंशन करो कि हम लोग सॉल्यूट को ये ले रहे हैं और सॉल्वेंट को ये ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सोल्यूशन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन का तो ओवरऑल प्रेशर हो जाएगा P, इसका ओवरऑल वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 + N2 कर दो, इसका टेम्परेचर टोटल टेम्परेचर, इसका वेट जो भी होगा, इसका मोलार मास जो भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखो, क्योंकि ओवरऑल जब तक चैप्टर ये चलेगा ना तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे से चैप्टर में अगर मैं बोल रहा हूँ V2, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं किसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? V2 बोल दिया तो सीधी सी बात है कि इसका वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, ठीक है। मैंने बोला N1, N1 क्या हो गया, सॉल्वेंट का। जैसे एक टॉपिक आया था देखो बीच में भी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x1 लिख दूं, इसके मोल फ्रैक्शन को क्या लिख दूं, x2 लिख देते हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो भी होगा उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, सॉल्यूट के रेफरेंस में जो भी होगा उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। तो लिखने का ऑर्डर ये ध्यान से रखो। अभी देखो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म में मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड क्या है W2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 + W2 कर दें इसको, यहाँ पे ऐसे लिख दो W1 + W2 इंटू 100। ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला, राइट। उसी के जस्ट नीचे मैंने क्या बताया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ऊपर तुमने क्या लिखा था, ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, V2 हो गया। नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, तो V किसके बराबर होगा, V1 और V2 के, तो V1 + V2 इंटू, ठीक है। ये फॉर्मूले ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए होंगे, खाली हमको समझ में आना चाहिए कि वो लिखा क्या हुआ है एक्चुअल में। अब देखो जैसे इसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल, मतलब एक कॉमन न्यूमेरिकल अगर हम लोग लेके चले तो कैसे किए जाते हैं न्यूमेरिकल। सिंपल सा तुमको क्वेश्चन दे देगा कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, ठीक है। करना क्या है, निकालना क्या है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सोल्यूशन किसी भी चीज का कैसे करोगे, पहले डेटा निकाल लो। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब हमारे पास कुछ सॉल्यूट दिया हुआ है, कुछ सॉल्वेंट दिया हुआ है, उससे कोई ना कोई सोल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है,
बराबर। तो सॉल्यूट है हमारे पास यूरिया, किस में डिजोल्व कर रहे हैं, तो आंसर है वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मास दिया है क्या इनका, तो इसका मास क्या हो जाएगा, वेट अगर हम लोग लिखें तो यूरिया का वेट दिया है उसने, तो इसको क्या लिखूं, W2 इजल टू क्या लिख दूं, 6 ग्राम लिख दूं। सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, W1 इजल टू 500 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड ही तो करेंगे, तो क्या कर दें, 500 प्लस 6 दैट इज 506 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, निकालने को क्या बोला है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, मतलब W/W निकालना है परसेंटेज ऑफ यूरिया का। तो फॉर्मूला बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100, तो ये 100 एज इट इज। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, W2, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा W लिख लो, या इसी W को हम लोग क्या लिख रहे हैं, W1 प्लस W2। तो फाइनली क्या मिला, W2 हमारा क्या है 6 ग्राम में, अपॉन टोटल कितना निकाला हमने 506 इंटू क्या हो गया हमारे पास 100। बस, अब ये कैलकुलेशन जो भी तुम्हारा आंसर लेके आएगा वो आंसर निकल के आए। ठीक है, तो छोटे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए, या इवन कभी कभार मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। समझ में आया। ठीक है, कभी कभी देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हमको खुद की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जैसे इसने मुझे बोला कि 50 ग्राम ऑफ मेथेनॉल is dissolved in 400 gram of water to form 350 gram of solution. Calculate W/W percentage of methanol. ये रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, किसी बुक्स वगैरह के नहीं है। तो देखो मतलब अपना सोल्यूशन होना कैसे चाहिए, सबसे पहले सॉल्यूशंस के चैप्टर जो भी न्यूमेरिकल अगर हम लोग सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हमको पता होना चाहिए, सॉल्यूट, दूसरा हमको सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, और उसके बाद सॉल्यूशन क्या बन रहा है। पहले तो ये डेटा ही लिख डालो ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना हो, क्या क्या दे रहा है वो, 50 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, हमारे पास जो सब्सटेंस है, तो सबसे पहले सब्सटेंस निकाल लो। सब्सटेंस क्या है मेरे पास, सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, मिथेनॉल, किस में डिजोल्व कर रहा है वो, इसको वाटर में डिजोल्व कर रहा है, राइट, और कोई तो सोल्यूशन बना रहा है, जो भी होगा। वेट दिया हुआ है क्या अपने को, तो वेट देख लो, मिथेनॉल का वेट है कितना है 50 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का वेट कितना दे रहा है 400 ग्राम। बट उसने क्या बोला है कि जो सोल्यूशन का वेट बनता है, राइट, वो 350 ग्राम बनता है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि लगता है बुक वाले का प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कुछ गलत हो गया, मैं सही कर देता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार सोल्यूशन बनाते टाइम कुछ चीज़ें एवोपरेट हो जाती हैं, या जो भी हो जाएगा, उसके पीछे जो भी फेनोमेना लगा हो, यहाँ पे अगर उसने इतना ही सोल्यूशन दिया है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ तो कितना 450 होगा, बट उसने मुझे क्या बोला है 350 ग्राम ही सोल्यूशन बना हुआ है। तो इसी वैल्यू को लेके चलोगे, खुद का दिमाग नहीं चलाना है। अब क्या निकालने को बोला था, परसेंटेज बाय वेट ऑफ मिथेनॉल निकालने को बोला है। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा, सिंपल सा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 50 ग्राम है, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूट है तो इसको क्या लिख दे W2, तो ये क्या हो जाएगा W1, और ये ओवरऑल हमारा W1 प्लस W2 इंटू 100 अपॉन सोल्यूशन। मेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए था 450, बट बना कितना है 350। तो इसी वैल्यू को रखोगे, इसमें कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 50 इंटू 100 अपॉन 350 सॉल्व कर दो कट पिट करके, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ें मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम लोग सारे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो दो प्रॉपर्टीज़ देखो, मैंने कंसंट्रेशन की दो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं,
और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, वो भी हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। वीडियो में बने रहिए साथ में, ठीक है। तो आज देखो, आज के लेक्चर में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है ये सारी चीज़ें बताई, प्लस कॉन्सेंट्रेशन की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं ये सब कुछ बताया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं देखो। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग मोल फ्रैक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। बहुत स्पीड में पोर्शन नहीं चलने वाला, एकदम आराम से एकदम कंफर्टेबल होके पढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये सारे टॉपिक्स मैं कराते चलूँगा। इस पे जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि कोई अपने को डाउट वगैरह ना रहे। क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में ही हमको डाउट है तो आगे का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। तो बेटर कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करें, एक लाइन से चलते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ध्यान में रखो, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी कवर करेंगे। जो डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आ रहे हैं वो क्या करेंगे, पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, फिर सेकंड वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशंस आज हम लोग ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट अभी सॉल्यूशन के बाकी टॉपिक्स भी कवर करते हुए जाएंगे। और तब तक के लिए वीडियोस वगैरह देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये टॉपिक को कवर करेंगे पूरी तरह से।